Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बारे में पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। उसका नाम है यूज ऑफ बी फॉर्म वर्ब्स। यूज ऑफ बी फॉर्म्स वर्ब्स यानी कि वे क्रियाएं जिससे वाक्य में ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कुछ होने का बोध होता है, यानी कि उसका कुछ होना पाया जाता है। जैसे अभी हम सिंपली आपको वो बता दें कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपका क्या होना पाया गया? एक स्टूडेंट। मैं एक अध्यापक हूं तो मेरा क्या होना पाया गया? एक अध्यापक होना पाया गया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से इसमें बी फॉर्म वर्ब्स के अंतर्गत 5 क्रियाओं का प्रयोग होता है जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। जैसा कि कौन का प्रश्न करने पे हमें वाक्य में कर्ता का पता चलता है। क्रिया का बोध करने के लिए ना ने नी का पता करने के लिए, मतलब ना ने नी वाक्य में आता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, नहाना आना जाना इत्यादि। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टूडेंट आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट व्यक्ति तथा वस्तु के रूप में पाया जाता है। तो व्यक्ति या तथा वस्तु के रूप में पाया जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रयोग हमेशा मुख्य क्रिया के बाद होता है। जैसे उसने किताब खरीदा, तो उसने किताब खरीदा, ही बाट ए बुक। बाट क्रिया बाई से बाट बना है तो उसके बाद ए बुक लगा है बाट के बाद, यानी कि मुख्य क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? तो ऑब्जेक्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है निर्जीव कर्म और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है सजीव कर्म। क्या किसको का प्रश्न करने पे हमें वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता चलता है? इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी जब हम टेंसेज का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। 12 टेंसेज का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स फ्यूचर में, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी भूमिका दिखाई देगी क्रियाओं के साथ, मुख्य क्रियाओं के साथ। और आपको हैज, हैव, हैड का प्रयोग बताया गया। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन। मेरे पास एक कलम होगा तो आई शैल हैव ए पेन। इस तरह का प्रयोग आप लोगों को बताया गया। फिर बीच में यह भी बताया गया कि दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रहना चाहिए कि दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग कहां किस स्थिति में होता है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए, ज्यादातर वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए ही दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग होता है। दिस, दैट का प्रयोग एक वचन की तरफ संकेत करने के लिए, जो भी एक ही होता है, ओनली वन, उसकी तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि दीज और दोज, दिस, दैट के प्लुरल फॉर्म होते हैं, यानी कि बहुवचन रूप होते हैं, तो उसका प्रयोग बहुवचन वस्तुओं की तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। दिस और दैट के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग होता है और दीज और दोज के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग होता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा है। तो स्टूडेंट आज चलिए नए शुरुआत करते हैं नए अध्याय से। यूज ऑफ बी फॉर्म वर्ब्स, यानी कि इसमें डिफिनेशन यानी परिभाषा या पहचान आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। वह वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ होना पाया जाता है, यानी कि अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया गया कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका एक स्टूडेंट होना पाया गया। मैं एक अध्यापक हूं तो मेरा एक अध्यापक होना पाया जाता है। ऐसे
जब ऐसी फीलिंग्स आती है, यानी कि इस तरह का भाव जब प्रकट होता है, तो उसमें बी फॉर्म वर्ब की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वैसे वाक्यों में। स्टूडेंट याद रखिए कि जो भी आप बोलते हैं, किसी के सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, तो वह एक सेंटेंस बोला जाता है। सेंटेंस यानी वाक्य बोला जाता है। और वाक्य क्या होता है? शब्दों के समूह से ही वाक्य का निर्माण होता है और अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए या हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य क्या होता है। बिना वाक्य को समझे आप किसी भी वाक्य को अच्छी तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते। आने वाले वीडियोस में आप लोगों को छोटी छोटी चीजों के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंग्लिश में हैं उसके बारे में आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। स्टूडेंट, एक बात कहना है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। स्टूडेंट्स, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा ही फायदा होगा, मुझे एक एक्साइटमेंट मिलेगा कि हाँ मेरे वीडियोस को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उन्हें शायद समझ में आ रहा है, तो मैं अच्छा से अच्छा और परफॉर्म करूंगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा और इससे आप इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा सीख सके, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य क्रिया के रूप में इज माने है, एम माने हूं, आर माने हैं हो, ये बहुवचन कर्ताओं के साथ प्रयोग होता है। वाज माने था थी, वेयर यानी कि वर जिसे कहा जाता है, थे और थी होता है का प्रयोग आता है। और फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य काल में इसमें विल भी, ये भी बढ़ जाता है, विल शैल तो ऑलरेडी फ्यूचर टेंस में आता है, ये सहायक क्रिया है फ्यूचर टेंस की, तो विल और शैल का प्रयोग भी इसमें आता है, का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम बी फॉर्म वर्ब्स कहते हैं। याद रखिएगा, बी फॉर्म वर्ब्स की कितनी क्रियाएं होती हैं? तो स्टूडेंट, ये 5 क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए है, वाज और वर ये जो है पास्ट टेंस के लिए। फ्यूचर टेंस में विल और शैल तो ऑलरेडी लगा ही रहता है, आपको इसके बारे में और भी चीजें बताई जाएंगी। जब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। आइए चलिए उदाहरण देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। वहां लिखा है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एज, कैसे आप बी फॉर्म वर्ब का प्रयोग करेंगे इसको ध्यान देते हैं। वह एक गायक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट, लेकिन आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट द लिटिल फैक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इन स्टार्टिंग कंडीशन ईच स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट दीज इंपॉर्टेंट एंड लिटिल फैक्ट्स सो दैट दे कैन आल्सो सॉल्व द बिग sentences and also present what they want to say before making the conversation. कन्वर्सेशन करते वक्त आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, वह ये सब बहुत मायने रखते हैं, तो इसके बारे में आप लोग सब जरूर जानने का प्रयास करें। वह एक गायक है, ही इज ए सिंगर। इसमें क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ होना पाया जाएगा। ये स्टूडेंट, वह एक गायक है, वह उसका क्या होना पाया गया? एक गायक होना पाया गया। यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है, सिंगर एक नाउन है, ये एक यहाँ जो लगा है ये आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, वह जो है आपका सब्जेक्ट है, यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट और मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर यानी ये पुलिंग है, पुलिंग यानी पुरुष है। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन और सोहन अच्छे
मित्र हैं। यहां पे देखिए मोहन और सोहन अच्छे मित्र हैं, तो क्या बताया जा रहा है, मोहन और सोहन के बारे में क्या होना पाया जाता है, इस सेंटेंस में क्या होना पाया जा रहा है, तो इस सेंटेंस में मोहन और सोहन का मित्र होना पाया जा रहा है। तो इसलिए इसमें बी फॉर्म की क्रिया, इसमें सब्जेक्ट दो हैं। कौन कौन मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, तो मोहन और सोहन। यहां पे कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, यानी संयोजक का प्रयोग हुआ है इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए। तो मोहन एंड सोहन। अब यहां पे प्लूरल वर्ब यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रेजेंट टेंस में क्या लाई जाती है, आर। यहां पे स्टूडेंट आर का प्रयोग होगा। मोहन एंड सोहन आर क्या है, अच्छे मित्र हैं, गुड फ्रेंड्स। यहां पे इस तरह से आप ट्रांसलेट करोगे। तीसरा एग्जांपल पास्ट में देखते हैं, पास्ट टेंस में। हल्कू, हल्कू ये क्या था, किसान था। हल्कू का क्या होना पाया गया था, किसान होना, यानी पास्ट में हल्कू क्या था, एक किसान था। तो स्टूडेंट लिखेंगे आप हल्कू, वाज माने था, हल्कू वाज। यहां पे मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग हुआ, वाज का। यहां पे मेन वर्ब के रूप में आर का, और यहां पे मेन वर्ब में इज का प्रयोग हुआ, इज आर। और आई के साथ आप जानते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। हल्कू वाज ए क्या था, फार्मर, यानी पीजेंट था। आगे बढ़ते हैं, चौथा एग्जांपल फ्यूचर टेंस में चले जाते हैं। राधा एक डॉक्टर होगी। स्टूडेंट राधा का क्या होना पाया जाएगा, डॉक्टर, लेकिन कब, आने वाले फ्यूचर में। तो राधा यहां पे नाम है, आई और वी आया होता तो हम सीधे क्रियाशील का चयन करते, लेकिन आई और वी को छोड़ करके अगर सब्जेक्ट कुछ भी आता है तो वहां पे विल का प्रयोग होगा फ्यूचर टेंस में। तो राधा विल, उसके बाद आप लगाएंगे यही बी, यानी कि ये भी बी फॉर्म की क्रिया है। राधा विल बी ए क्या होगी, डॉक्टर। तो इस स्टूडेंट इस तरीके से ऐसे वो सेंटेंसेस का अनुवाद किया जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु का कुछ होना पाया जाता है तो उसमें क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है। मैंने नोट में बताया भी है कि इसमें मुख्य क्रिया के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये वेयर यानी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर टेंस में विल बी एवं शैल बी का प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दें, छोटी छोटी सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है अक्सर हाई लेवल के स्टूडेंट भी इसका जब ट्रांसलेशन करना होता है तो वे भी मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए चलें क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, ऑर्डरिंग रीऑर्डरिंग कंडीशन में चलें तो निश्चित तौर पे आपको इंग्लिश के बारे में काफी जानकारी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में स्टडी करते हैं। इजी है, बस आपको कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, अपने माइंड पे कंसंट्रेशन करें। स्टडी करते वक्त आप कुछ भी काम ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। फोकस आपका पढ़ाई पे है तो पढ़ाई ही करिए, क्योंकि जब आप किसी चीज पे फोकस डालते हो तो ही वो चीजें समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला स्टडी करते हैं।
सिंपल प्रेजेंट टेंस। साधारण वर्तमान काल। स्टूडेंट क्या लिखा गया है? साधारण वर्तमान काल। तो साधारण वर्तमान काल क्या होता है, ये चीज समझे। पहचान क्या है इस टेंस का? वाक्य के अंत में इस बात पे आप लोग विशेष ध्यान दें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आप पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें जाता है, ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, उसे भी कहा जाता है। लेकिन आप लोग बी फॉर्म वर्ब के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाएगा। वाक्य के अंत में क्या आएगा आप देख सकते हैं, हैं, हो, हूं, होता है, होती है, होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का आप ट्रांसलेट कर रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैसे आप इन वाक्यों को पहचानेंगे। हैं, यहां पे देखिए प्लूरल है, हो, हूं, होता है, होती है, होते हैं। अब देखिए इसमें ए नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इसका फार्मूला एडॉप्ट करते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, ये स्टूडेंट एक वचन कर्ता के साथ, ये बहुवचन कर्ता के साथ। यहां पे मैं आपको टिक दे रहा हूं, जरूर ध्यान देंगे कि जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया इज का चयन करेंगे, कर्ता अगर बहुवचन है तो वहां पे आर का चयन करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, आई, यू, देवी, ये प्रोनाउन प्रयोग होते हैं। उनके स्थान पे मोहन, सोहन, गीता, बच्चे, छात्र, तमाम ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट, देखिए आपका कंप्लीमेंट आ रहा है यानी पूरक शब्द, इस बात का ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वह उस कमरे में है, वह उस कमरे में है, उसका कहां होना पाया जा रहा है? कमरे में होना पाया जा रहा है। तो ही के साथ क्रिया इज, ही एक वचन करता है, ही इज कहां है? इन द कहां? रूम, वह कमरे में है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गीता छत पर है, गीता का कहां होना पाया जा रहा है? प्लेस बताया जा रहा है। गीता छत पर है तो आप क्या लिखोगे? गीता इज ऑन द रूफ, गीता का छत पर होना पाया मतलब जा रहा है। तो स्टूडेंट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी साधारण वाक्य जिसमें सकारात्मक भावबोध होता है। तो ऐसे वाक्यों को जब आप ट्रांसलेट करते हो तो सब्जेक्ट और इसमें मुख्य क्रिया के रूप में इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार जैसा कर्ता होता है उसी हिसाब से इन तीनों में से किसी एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वह उस कमरे में है तो ही इज इन द रूम। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, गीता छत पर है तो गीता का कहां होना पाया गया? छत पर, तो गीता इज ऑन द रूफ। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।
निगेटिव सेंटेंस में किन बातों को ध्यान देंगे आप? बी नंबर, निगेटिव सेंटेंस। यहां मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इसको आप समझे। यहां फार्मूला दे रहा हूं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही सी इट आई यू देवी। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आपको क्या लगाना है स्टूडेंट? नॉट लगाना है। यह एक एडवर्ब वाला शब्द है जो निगेशन प्रकट करता है, निषेधात्मक, प्लस आपका कंप्लीमेंट। ध्यान देंगे आप। इज एम आर के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो ध्यान दें, कविता उस बागीचे में नहीं है। आपको बताया गया था कि पास्ट में पिछले वीडियो में बताया गया था कि दिस माने यह और इस होता है, दैट माने वह और उस होता है। तो यहां पे देखिए उस आया है, उस बागीचे में। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कविता उस बागीचे में नहीं है, तो कविता इज, उसके बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ध्यान रहे, सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगता है। इसमें मुख्य क्रिया इज एम आर है, तो इसके बाद ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे। कविता इज नॉट इन कहां? दैट गार्डन। कविता उस बागीचे में नहीं है। यहां ध्यान दें स्टूडेंट, उसका मित्र इस समय अमेरिका में नहीं है। उसके मित्र का इस समय कहां होना नहीं पाया जा रहा है? अमेरिका में नहीं होना पाया जा रहा है। यहां पे देखिए नहीं आया है, उसका मित्र। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? पजेसिव केस के रूप में हिज का प्रयोग करेंगे। हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड इस समय अमेरिका में नहीं है। इज नॉट इन कहां? बड़े देश के लिए, यानी देश के लिए और नगर शहर के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। में के लिए ये प्रीपोजिशन है। इन अमेरिका, हिज फ्रेंड इज नॉट इन अमेरिका कहां? इस समय, एट दिस टाइम। देखिए स्टूडेंट, ये बी फॉर बस में भी इतने बड़े बड़े सेंटेंस, इससे बड़े बड़े भी सेंटेंस ट्रांसलेट के लिए आते हैं। तो इसमें इस ऐसे नियमों की जानकारी बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। यहां देखिए, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, यहां पे होना चाहिए। मैं एक खिलाड़ी, अच्छा निकाल दे रहे हैं। मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं, या मैं खिलाड़ी नहीं हूं, इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे क्या लिखेंगे आप? आई के साथ क्या लगता है? मुख्य क्रिया के रूप में एम का प्रयोग होता है। एम माने हूं होता है। आई एम नॉट
अ प्लेयर। मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्लेयर। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। इज एम आर के बाद आप क्या लगाओगे, नॉट का प्रयोग करोगे। अब चलते हैं स्टूडेंट, यहां पे आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस के बाद अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य में थोड़ा सा रूल आपको बता दें। वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो क्रिया इज एम आर, इज एम आर को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ये रूल है इसका। प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य आपको पढ़ाया भी गया है कि वह वाक्य जो प्रश्न करते हैं या पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य उन्हें कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है WS टाइप क्वेश्चन, जिसमें 11 प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, वो भी बताया गया है आप लोगों को। तो वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रयोग होने वाली मुख्य क्रिया इज एम आर को किससे पहले प्रयोग करना है, आपको कर्ता से पहले। फार्मूला आप एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे स्टूडेंट, इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। फिर अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो आप नॉट लगाओगे, नहीं आया है तो फिर आप कंप्लीमेंट का प्रयोग करोगे। कंप्लीमेंट स्टूडेंट ये ध्यान देंगे, और अंत में इसे लगाना ना भूलें, इंट्रोगेशन मार्क को लगाना कभी ना भूलें, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट किया जाए ऐसे वाक्यों को। पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो। इसमें स्पीकर पूछ रहा है सामने वाले से, क्या तुम बीमार हो। तो तुम के साथ क्या लगता है, क्या क्रिया प्रयोग होती है, आर। यहां आप आर लगा दिए, आर माने हो भी हो गया और आर माने क्या भी हो गया। आर यू इल, आर यू इल। ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्यों का जवाब यस या नो में दिया जाता है, आपको पहले भी बताया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या राम सीता और, क्या राम सीता और गीता घर पर नहीं है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसमें कर्ता तीन है, राम सीता और गीता। क्या राम सीता और गीता घर पर नहीं है, तो आप कैसे अनुवाद करोगे, इसमें सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हम क्रिया क्या चयन करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, I want to say that care on these important facts that we are studying now, use of be form verbs, and there are 5 kinds of be form verbs, is, am, are and was, where। क्या राम सीता और गीता घर पर नहीं है, तो आर राम कामा सीता एंड गीता का नॉट। यहां फार्मूला मैच करते हैं, देखिए यहां आर का प्रयोग हुआ, फिर सब्जेक्ट में आपका राम सीता और गीता हो गया, फिर आप नॉट लगाओगे। कंप्लीमेंट में क्या बचा, घर पर, नॉट एट, एट माने में होता है, एट माने पर होता है। जब स्थिति पर की स्थिति में स्थान कंफर्म नहीं होता है तो पर के लिए आप एट का प्रयोग करते हैं।
गीता नॉट एट कहां होम क्वेश्चन मार्क, ये लगाना बहुत जरूरी है। और लास्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रूल 2 है, प्रश्नवाचक शब्दों के लिए जब आता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे। अब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। तुम आज घर पर क्यों नहीं हो? स्टूडेंट ध्यान देंगे आप लोग, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तुम आज घर पर क्यों नहीं हो, रीजन पूछा जा रहा है, तो पहले आप क्या लिखोगे क्वेश्चन वर्ड के रूप में? व्हाई। अब यहां पे कर्ता आपको ध्यान देना है, कर्ता क्या है? तुम है, और तुम के साथ क्रिया क्या प्रयोग होती है? आर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? आर। व्हाई आर, उसके बाद यू, उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट कहां? एट होम, यानी घर पर कब? टुडे क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है ऐसे वाक्यों का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। किरण कहां है? किरण अब कहां है, या अब कहां, अब किरण कहां है? किरण अब कहां है क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? किरण अब कहां है, यहां पे क्वेश्चन वर्ड के रूप में हिंदी में क्या आया है? कहां आया है। तो ऐसे वाक्यों को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? पहले आप किसका प्रयोग करोगे? वेयर। वेयर इज कौन? किरण। कौन का प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है, ध्यान रखें इस बात का। वेयर इज किरण नाउ, किरण अब कहां है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। वहां कितने लड़के हैं? वहां कितने लड़के हैं, तो आप पहले क्या लिखोगे? हाउ मेनी। जो चीज गिन लेते हैं उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग होता है, जिसे गिन नहीं पाते हैं वहां हाउ मच का प्रयोग होता है। तो लड़कों को गिना जा सकता है, इसलिए यहां पे हाउ मेनी का प्रयोग किया गया। हाउ मेनी बॉयज, अब क्या लगाएंगे आप? क्रिया आर कहां? देयर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें इज एम आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में सेंटेंसेस में किया जाता है। याद रहे कि जब वाक्य निगेटिव हो तो उसमें इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव वाक्य आ रहा है और उसमें क्या वाक्य पहले, क्या शब्द पहले आया है वाक्य में, तो आप इज एम आर को कर्ता से पहले लिखेंगे। अगर वैसे वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में ही कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले प्रयोग की जाती है। तो आशा करते हैं कि स्टूडेंट आप सभी लोग इन सारे फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे और पूरे लगन के साथ ये सारे वीडियोस को देखेंगे।
इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें। थैंक यू।